बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपको एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन की सूरत में मिलता है। ठीक है, और जब आप लोग बुक में इसकी डेरिवेशन देखते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि जैसे इसकी डेरिवेशन एक कोई मुश्किल डेरिवेशन है। लेकिन बच्चों, ये इंतहाई आसान और सिंपल सी डेरिवेशन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, एक एक स्टेप की लॉजिक रीजन बताऊंगा, तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ फिर आप इस टॉपिक की जो डेरिवेशन है उसे डेराइव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एक तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन शेयर कर दूंगा जिनका आंसर आप लोगों ने करना होगा। जैसे इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन असाइन किए थे कंसेप्चुअल, जिनका आंसर बहुत सारे बच्चों ने किया था। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करनी है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, तो बेटा इसमें होता ही है कि आपने एक कंटेनर ले लेना, उस कंटेनर में आपने गैस को फिल किया हुआ है। गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर नीचे राइट लेफ्ट तमाम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। जब ये मूव करते हुए जाते हैं तो एक दूसरे से भी टकराते हैं, इसके अलावा जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उससे भी टकराते हैं। जब ये कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, जब ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना कंटेनर की दीवार के ऊपर, ठीक है, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाती है, यानी वो एक प्रेशर बिल्ड कर देती है। बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया इज सिंपली प्रेशर। ऐसा ही है ना बेटा, तो वो एक प्रेशर को बना देती है। उसी प्रेशर को आज हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, अच्छा अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी ये होगी कि हम एक एक्सिस को लेंगे। वैसे तो अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे पार्टिकल की मूवमेंट होती है, अप डाउन भी होती है, बैक एंड फॉरवर्ड भी होती है। ठीक है, तो तमाम डायरेक्शन के अंदर इसकी मोशन है पार्टिकल्स की। लेकिन हम पहले एक जो एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस ले लीजिए, उसके अलोंग आएंगे। ठीक है, और वहां पे हम एक पार्टिकल का जो मोशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां से हम जो है वो चेक करेंगे कि क्या ये फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, या कितना हमारे पास जो है वो मोमेंटम बनाता है। ठीक है, अब क्योंकि इसकी रैंडम मोशन है, सही है, तो जिस तरह के पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरह से उतने ही पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस भी परफॉर्म कर रहे होंगे। उसी तरह के उतने पार्टिकल ही अलोंग द जेड एक्सिस भी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हम अलोंग द एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे नहीं जाएंगे। वाई एक्सिस जेड एक्सिस की वैल्यू उन्हीं के बराबर ले लेंगे। ठीक है, वजह क्या होगी? क्योंकि बेटा ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस अप्रोक्सीमेटली सेम सिचुएशन होती है। ठीक है, इस वजह से एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट करने के बाद वाई जेड पे नहीं जाएंगे, उनको हम एज इट इज ले लेंगे। ओके, चलिए अब बेटा इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले चंद बातें आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है कि आपने बताना है कि मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं कंटेनर के अंदर। ठीक है, और कंसिस्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, रेस्ट में नहीं आते। दूसरी बात आपने ये बतानी बेटा कि इनका जो कोलिजन होता है ना, इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे कंसेप्चुअल पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। तो बेटा ये है कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, या एक पार्टिकल दीवार से टकराएगा कंटेनर की, तो उसकी एनर्जी में कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। जिस वेलोसिटी के साथ वो टकराया यानी स्पीड के साथ वो गया है, उसी स्पीड के साथ वो वापस आ जाएगा। ठीक है, उसकी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं आएगी। ये मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन का। ऐसा नहीं होगा कि जाए वो बड़े तेज और वापस आए उससे टकराने के बाद स्लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल जो है वो दीवारों के साथ टकराते हैं तो मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है उसके अंदर एक चेंज आ जाता है। क्यों चेंज आ जाता है मैं बताता हूँ आपको। बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले ये बात ध्यान में रखिएगा। मैस उसके पास m है, वेलोसिटी उसके पास v है, वो जा रहा है विद सम मोमेंटम mv, टकराता है, टकराने के बाद फिर टर्न बैक कर जाता है, बाउंस बैक करता है ना वहां से। अच्छा, अब क्या हुआ? उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। मैस वही है उसके पास, वेलोसिटी भी वही है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था ना। तो अब मोमेंटम जाते भी वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, मोमेंटम चेंज हो जाता है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक बात और बतानी है कि दिस चेंज इन मोमेंटम रिजल्ट्स इन द फोर्स ऑन द वॉल। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, इसी की वजह से एक फोर्स एग्जर्ट होती है वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर। ठीक है बेटा, और फोर्स आपके पास इक्वल होती है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये क्लास 9th के अंदर आपने एक रिलेशन पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मैं आपके साथ शुरू में ये शेयर कर देता हूं ताकि अगर आपको नहीं पता तो आपको ये पता चले कि वाकई फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होती है। देखो आप सब जानते हैं ना बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि एफ इज इक्वल टू एम ए में जो ए है वो एक्सेलरेशन है, जो कि बराबर होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी के, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा ही होता है ना बेटा। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो आपके पास m है वो एज इट इज लिखेंगे। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अगर आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा t आ गया। ये आ गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। तो f इज इक्वल टू f इज इक्वल टू pf माइनस पी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये क्लास 9th का काम है, ये मैंने सिर्फ आपको अभी रिवाइज कराया था कि हमारे बच्चे जो भूल गए हैं वो दोबारा से माइंड में लेके आ सकेंगे। बिल्कुल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो बेटा आपके पास फोर्स के बराबर होता है, राइट। अच्छा जी, ओके, तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना था, इसलिए हमने पहले से उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था ये पॉइंट। ओके बेटा, अब आपने उसके बाद हेडिंग देनी है जी, प्रेशर ऑन द क्यूबिक कंटेनर। आपके पास एक क्यूबिक कंटेनर, आप बताएंगे कि आपके पास एक कंटेनर है जिसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट तीनों बराबर है एल एल एल। ठीक है, उसके अंदर हमने गैस फिल की है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एन नंबर में, यानी तादाद उसकी टोटल तादाद कितनी है, कैपिटल एन है। ठीक है, और एक जो इंडिविजुअल एक या सिंगल एक पार्टिकल की बात कर लें तो बेटा उसका मास m है और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको आप v1 कह सकते हैं। अगर वो अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहा है तो v1x कहेंगे, अलोंग द y एक्सिस ट्रैवल कर रहा है v1 y कहेंगे, अलोंग द z एक्सिस ट्रैवल कर रहा है तो v1z कहेंगे। ठीक है बेटा, ओके जी, ऐसा आपने चीजें बता देनी है। उसके बाद आ जाइए जी, अब हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है ये फार्मूला कि प्रेशर जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो प्रेशर है कि इसकी इक्वल P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो कि मैंने यहां पर बताया था। ठीक है, और इनिशियली हम ना सिर्फ एक साइड को लेंगे जी, एक साइड को। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस इस पार्टिकल की मोशन को लेंगे, वो कितनी फोर्स लगाते हैं, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सिर्फ उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उस रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे लिख देंगे छोटा सा px। ठीक है ना, px। तो उसमें फिर ये क्या होगा, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस fx बन जाएगा। px इज इक्वल टू fx डिवाइडेड बाय a, कह सकते हैं आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। आप प्रेशर मालूम करना चाहते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो वो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया है। एरिया मतलब ये जो सामने फेस नजर आ रहा है इसका एरिया, सही है। अच्छा बेटा, तो अब देखिए जरा, यहां पर दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक आपको एफ मालूम होना चाहिए, आपको एरिया मालूम होना चाहिए। अब एफ अगर मालूम करना चाहते हो अलोंग द एक्स एक्सिस तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इससे आपको एफ मिलेगा। ये आपकी बेटा दूसरी वाली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसा मैंने आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओके, अब इसमें भी दो चीजें बेटा, एक आपके पास ये डेल्टा पी है, दूसरा बेटा आपके पास ये डेल्टा टी है। इन दोनों की वैल्यूज पुट करोगे तो फिर आपको फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस मिलेगी, राइट। ओके, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं जी अलोंग द एक्स एक्सिस। हम लेके चल रहे हैं जी अलोंग एक्स एक्सिस चल रहे हैं। ठीक है, कंसीडर वन पार्टिकल, कंसीडर वन पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल ले लीजिए। ठीक है, और जिसका जो मास है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया m है और वेलोसिटी उसकी v1 है। ठीक है, अब यहां पे बेटा हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, किसकी बात, किसके अलोंग, अलोंग द एक्स एक्सिस। डेल्टा p इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके हो गया। ठीक है, अब इसका फाइनल मोमेंटम इस पार्टिकल का कैसे निकालेंगे। देखो ये पार्टिकल लेट से कि यहां से पार्टिकल इस फेस से यूं आता है, ऐसे इधर टकराता है, टकराने के बाद फिर यहां से वापस चला जाता है इधर। अब जब ये यहां से यूं आ रहा है, इधर टकराता है, ठीक है, तो इसका जो मास है बेटा वो m है
वेलोसिटी इसकी v1x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे mass इसका m, वेलोसिटी v1 along द x एक्सिस है तो v1x लिख दें, फिर माइनस, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर देखिए जी हमारे पास, बल्कि नहीं ये फाइनल मोमेंटम आ गया, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया इसको, पहले आप इनिशियल मोमेंटम लिखिए, ये इनिशियल वाला है, इधर आ गया फाइनल माइनस इधर आ गया इनिशियल, हाँ इनिशियल यहाँ लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो इनिशियली ये इसका था मोमेंटम के m उसका मास और v1x उसकी वेलोसिटी। अच्छा अब जब यहां से टकराएगा, टकराने के बाद फिर ये वापस इधर को आएगा, जब टकराने के बाद इधर को आएगा ना बेटा, मास इसका वही रहेगा, वेलोसिटी इसकी वही रहेगी, वजह क्या, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी में कमी आती नहीं है, स्पीड उसकी कम होगी नहीं, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साथ में आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर इधर का मोमेंटम आपने पॉजिटिव लिया, इधर का मोमेंटम नेगेटिव होगा फिर, तो ये बेटा बन जाएगा mv1x, ऐसे ये आ गया फाइनल मोमेंटम जो कि नेगेटिव है, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों हैं सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, इस वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, मैंने गलती से इनिशियल को यहां लिख दिया था। अब देखिए माइनस एप्पल माइनस एप्पल माइनस टू एप्पल, माइनस टू mv1x, बेटा ये आ गया आपके पास डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके जी, ये आ गया आपके पास एक रिलेशन फॉर मोमेंटम। उसके बाद मेरे बच्चों अब आपने दूसरी चीज निकालनी है, वो है डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जरा उसको भी देख लीजिए मेरे बच्चों। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है जी S इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। इसी रिस्पेक्ट से अगर t की वैल्यू निकालनी है तो वेलोसिटी जो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, s डिवाइडेड बाय v, ये फार्मूला होता है। अब उसी फार्मूले को बेटा हमने यहां पर इस्तेमाल करना है, ठीक है, और यहां से डेल्टा t की वैल्यू निकालनी है। ओके तो लिखते हैं जी यहाँ पे डेल्टा t, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अलोंग द एक्स एक्सिस सिर्फ आपकी ये पॉजिटिव एक्सिस में मोशन नहीं है, नेगेटिव एक्सिस वाली मोशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम एक ऐसा केस लेते हैं कि यहां से पार्टिकल जो हमने पहले लिया था, यहां से पार्टिकल चला, इधर को जा रहा है ऐसे, इधर आके हिट करता है, हिट करने के बाद दोबारा यहां से यहां आ जाता है। अब क्योंकि इस जो कंटेनर की जो ये वाली साइड की लेंथ है वो l है, तो यहां से जाते हुए फासला तय हुआ l, फिर यहां से आते हुए फासला तय हुआ l, तो टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया बेटा आपके पास आ जाता है 2l, यहां लिखेंगे 2l डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इसकी जाते हुए भी v1x थी, आते हुए भी v1x थी, वो तो चेंज हुई नहीं, तो आएगा v1x, ये वेलोसिटी आ गई। तो मेरे बच्चों ये आपके पास दूसरी चीज आ गई है, ठीक है। ये पहली चीज चेंज इन मोमेंटम, ये दूसरी चीज जो आपके पास टाइम था, ये दोनों आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। तो यहां पे लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 है ना, हाँ जी 2 है, ठीक है। तो हम यहां पे इस एक इंडिविजुअल एक पार्टिकल के लिए हम यहां पे लिखेंगे F1x, यानी पहले एक पार्टिकल की जो फोर्स है, ठीक है। F1x हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि अलोंग द एक्स एक्सिस हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके तो उसका नाम F1x रख दिया, और ये दोनों वैल्यूज के अंदर हम पुट कर देते हैं जी। ऊपर मोमेंटम आएगा, मोमेंटम बेटा आपके पास है -2 और mv1x आ गया, ठीक है। ओके जी, अच्छा ये जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, मैंने इसको यूं लिखा। अब वेलोसिटी वॉल्यूम दो टर्म आएंगी, चलो आगे चल के बताऊंगा कि वेलोसिटी और वॉल्यूम में कैसे फर्क है, फिल वक्त उसका अभी जिक्र नहीं है। ये नीचे दूसरी चीज है डेल्टा टी, डेल्टा टी को हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2l बाय v1x, 2l डिवाइडेड बाय v1x, ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे v से ही वॉल्यूम और v से ही वेलोसिटी होती है। चलो मैं उनमें दोनों में जो फर्क है वहां पे बताऊंगा जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो। अच्छा अब देखिए ये एक बाय है, उसके नीचे फिर बाय है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको उलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, या जो नीचे वाला टर्म होती है ना ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगी आपके पास F1x इज इक्वल टू 2 से यहीं पे काट दो, ठीक है, माइनस mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास ये सिर्फ ये बच जाएगा l, ठीक हो गया। अच्छा जी ये आ गया आपके पास एक फोर्स, एक पार्टिकल जो फोर्स लगाता है। अब ये जो रिलेशन है यहां पे आके बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो जरा सुन लीजिए।
मेरे बच्चों याद रहे कि ये वो फोर्स है जो फोर्स वॉल ने अप्लाई किया है पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज करने के लिए। ठीक है, हमने जो फोर्स मालूम करनी है वो फोर्स मालूम करनी है जो पार्टिकल अप्लाई करे दीवार के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। समझ गए? ये एक पार्टिकल जब जाता है ना, जैसे दीवार से टकराता है, तो एक वो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता है, मान लीजिए वो एक्शन है। फिर दीवार एक फोर्स अप्लाई करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। समझ गए? ओके, तो हम यहां पे बता देंगे ये बात कि फोर्स exerted by wall on the molecule is equal and opposite to force exerted by molecule on the wall। ठीक है बेटा, तो हमें तो चाहिए वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल एक्सर्ट करे दीवार के ऊपर, क्योंकि उसी ने तो प्रेशर बनाना है गैस का। ठीक है, तो इसलिए फिर हम, क्योंकि वो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, अगर हम वो फोर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये होगा F1x इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे माइनस m v1x का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास बेटा आ जाएगा l। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाता है आपके पास, यूं लिख देंगे जी आप m v1 स्क्वायर v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास l आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये नेगेटिव साइन खत्म हो गया। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है या फिर वो भूल जाते हैं नेगेटिव साइन को चेंज करना। तो बेटा ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, जो पार्टिकल यूं जा रहा था, टकराने के बाद ये वापस आया, ठीक है, इसके मोमेंटम में जो चेंजिंग आई है, कैसे आई है? मोमेंटम में चेंज तब आता है जब इस पर फोर्स अप्लाई होगी। तो फोर्स किसने अप्लाई की थी? वो फोर्स अप्लाई की थी कंटेनर ने। अब क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो पार्टिकल ने दीवार पर फोर्स लगाई और जो दीवार ने पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ गए बेटा? इस वजह से आपका ये नेगेटिव साइन रिमूव होकर ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब ये जो एक पार्टिकल था ना बेटा, उसने जो फोर्स अप्लाई किया अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमारे पास ये आ गई। अब इस तरह के और बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन्होंने भी फोर्स अप्लाई की होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, जो F2x है उसने जो फोर्स अप्लाई की होगी वो mv2x कह लीजिए उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय l। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा पार्टिकल F3x कह लीजिए, उसने भी एक फोर्स अप्लाई की होगी, वो भी आपके पास mv3x कह दीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय l कह दीजिए। करते करते इसी तरह से Fn तक चले जाए। nx यानी nth पार्टिकल जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो आपके पास होगी mvnx डिवाइडेड बाय l। ये मेरे बच्चों, और बहुत सारे पार्टिकल आ गए जिसका हमने नाम दिया है जी फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, एन पार्टिकल तक, जिन्होंने अलोंग द एक्स एक्सिस एक फोर्स अप्लाई की। ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, ये तमाम फोर्सेस आ गई हैं। अब हम टोटल फोर्स निकाल लेते हैं जी अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स होगी ना बेटा आपके पास, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स के साथ, और एफ एक्स आपके पास बराबर होगी F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस डॉट 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 Fnx। समझ गए? तो मेरे बच्चों हमने क्या किया, अलोंग द एक्स एक्सिस रहे, एक पार्टिकल कंसीडर किया, उसका चेंज इन मोमेंटम और उसका जो टाइम है, दोनों की वैल्यू पुट करके बेटा हमने ये रिलेशन निकाला। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपका जो यहाँ पे कंटेनर है वो ये फोर्स अप्लाई करके पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करता है। हमें वो फोर्स चाहिए जो पार्टिकल अप्लाई करे कंटेनर की दीवार के ऊपर, तो वो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। इस वजह से नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया। आप न्यूटन थर्ड लॉ का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो भी ठीक है। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद फिर आपने सिर्फ एक पार्टिकल नहीं और बहुत सारे पार्टिकल, उन सबकी भी आपने जो है वो फोर्स कैलकुलेट करनी है, जो वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे।
ठीक है, तो आपको बार बार ये मेथड रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह का आंसर आपको मिलेगा, बस आपने वेलोसिटी v2x v3x v4x बदलते रहना है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास सारे आ गए। उसके बाद आपने टोटल फोर्स निकाल देनी है जी अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपने उस टोटल फोर्स का नाम रखना है fx, उसमें f1x f2x f3x f4x fnx तक चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनकी यहां पर वैल्यूज पे पुट करता हूं। fx इज इक्वल टू f1x की वैल्यू बेटा आपके पास है m v1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस m v2 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस m v3 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस चलते चलते आपके पास nth टर्म आ जाएगी m v n x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब देखो मेरे बच्चों, इसमें आपके पास जो है वो एक चीज कॉमन आ रही है m m m m l l l l, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए m डिवाइडेड बाय l। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास क्या बचेगा v1 x का स्क्वायर प्लस v2 x का स्क्वायर प्लस v3 x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn x का स्क्वायर। ये मेरे बच्चों आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गई जी f(x). ठीक है, अब यहां पर ना आपने एक चेंजिंग लेके आनी है। वो चेंजिंग क्या बेटा, आपने मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है कैपिटल N से, जो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड n। ठीक है, n हमारे पास क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, n आपके पास बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, मैं यहां पे पहले एक लाइन लगा लेता हूं। ओके जी, अब जरा थोड़ी सी नीट रहेगी डेरिवेशन। ठीक है, तो अब देखिए जी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है कैपिटल N के साथ। सही है, तो यहाँ पे बेटा आएगा आपके पास f(x) इज इक्वल टू m फिर कैपिटल N और डिवाइडेड बाय l। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटीज थी v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट vnx का स्क्वायर, और इसके नीचे भी फिर आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। अब जरा देखिए, ये हमारे पास जो है वो fx वो टोटल फोर्स है जो कि अप्लाई हो रही है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल। ठीक है, तो m और n इसमें एक पार्टिकल का मास है, n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ द गैस आ जाता है। नीचे हमारे पास L है, यानी वो जो उस जो एक क्यूबिक बॉक्स है ना हमारे पास, उसकी एक साइड की लंबाई। अब बेटा देखो, ये इन तमाम जितने भी पार्टिकल है उन सब की वेलोसिटीज के स्क्वायर है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया जी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये एक मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं यहां पे ये स्टेप लिख लूं, fx इज इक्वल टू m n डिवाइडेड बाय l, और यहां पे बेटा आपके पास आ जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप यूं शो करते हैं vx का स्क्वायर, और इस तरह का सिंबल जो है दोनों तरफ आप इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा ये सिंबल यूज करते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। ठीक है, इस तरह से आप जिस तरह लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं होता, इस तरह का साइन लगा देते हो, तो vx का स्क्वायर आपने एक ही बार लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आपने जो है वो ये सिंबल लगा दिया, बस इस सारे का सारा फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक वो इसके बराबर होता है। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों ली जाती है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, आपने एक अगर एवरेज वेलोसिटी लेनी हो ना अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो याद रखना ये पार्टिकल कुछ अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ अलोंग द वाई एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं।
अगर एक पार्टिकल जो है वो इधर जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा पार्टिकल उधर भी उतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हुआ, तो आप जब इनकी एवरेज लेंगे तो वो एवरेज में जीरो आंसर आ जाएगा। जब भी पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, जैसे गैस में होता है, हर पार्टिकल की सेम वेलोसिटी नहीं होती, तमाम पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, आपको एवरेज लेनी होती है। मगर इस सिचुएशन में जब इसकी रैंडम मोशन होती है, यानी कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, जब आप एवरेज लेते हैं तो आपको रिजल्ट जीरो मिलता है। तो क्या पार्टिकल मूव नहीं कर रहे? पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं, उनकी रैंडम मोशन हमें नजर आ रही है। तो फिर इस सिचुएशन में आप जो है उन वेलोसिटीज का स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर लेने से पता है क्या होता है, अगर इधर एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना विद वेलोसिटी v1x और इधर एक माइनस v1x से मूव कर रहा है, आप अगर सिंपली ऐड करके इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन अगर इनके स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर आप इनका मीन लेंगे तो आपको आंसर जीरो नहीं मिलेगा। इस वजह से इनकी जो वेलोसिटीज है बेटा उनका मीन स्केल लिया जाता है। फिर से सुन लीजिए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनकी मीन स्केल वेलोसिटीज क्यों ली जाती हैं, तो आप बताएंगे कि रैंडम मोशन है, पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, हर एक की वेलोसिटी भी एक जैसी नहीं है। जब एक जैसी वेलोसिटी नहीं है तो फिर आप एवरेज लेते हो, जब आप एवरेज लेंगे इस केस के अंदर तो आपको आंसर जीरो मिलेगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस मूव कर रहे हैं, कुछ अलोंग द नेगेटिव एक्सिस मूव कर रहे हैं। जब इनको आप ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो मिलेगा ना जीरो। तो उसको फिर अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए फिर हम इनके स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि जो इस तरफ जाने वाली वेलोसिटी जो कि नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि स्केल लेने से नेगेटिव वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव हो जाती है। ये वजह है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिर क्या किया, इसको मीन स्केल वेलोसिटी में लाने के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि ये हमारे पास जो है वो मीन स्केल वेलोसिटी बन जाए, जिसको Vx का स्क्वायर हम कहते हैं, और साथ में ये साइन आप लगा देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक हमने जो है वो इसकी जो आपके पास फोर्स है अलोंग द एक्स एक्सिस वो कैलकुलेट कर ली है। ओके हो गया। अच्छा, अब मेरे बच्चों इसको मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ जी। हमने कुछ और नाम दिया था यहाँ पे इक्वेशन को, कोई और नाम नहीं दिया। चलो इसको कोई और नाम दे देते हैं जी। 3 तक आई थिंक चले थे हम। कहाँ गई जी, कहाँ गई, कोई नहीं नाम दिया यार। चलो इसको 3 का नाम दे देते हैं। अगर 3 दिया हो तो बेटा इसको कोई और नाम दे देना, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब ये एक तरफ को हमने देख लिया, क्योंकि रैंडम मोशन मैंने आपको शुरू में बताया था, पार्टिकल जिस तरह से अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं उसी तरह अलोंग द वाई एक्सिस भी ट्रैवल करेंगे, उसी तरह अलोंग द जेड एक्सिस भी ट्रैवल करेंगे ऐसे, ठीक है। तो रैंडम मोशन होने की वजह से जो जिस तरह की मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस उसी तरह की मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, उसी तरह की मोशन अलोंग द जेड एक्सिस। इसलिए इनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हैं, या सिंपली क्या कहते हैं उनको, रूट मीन स्क्वायर मीन वेलोसिटी है, वो भी आपको बेटा एक जैसी होगी। तो हम यहाँ पे बताएंगे ड्यू टू रैंडम मोशन आपके पास जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका नाम है Vx का स्क्वायर, वो आपके पास इक्वल होगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, यानी Vy का स्क्वायर, वो आपके पास बराबर होगी जी किसके, Vz का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होगी। ठीक है, ये तीनों क्या होंगी बेटा, आपस में बराबर होंगी। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके जी, तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़िए। ओके बेटे, तो जो टोटल वेलोसिटी आपके पास आएगी स्क्वायर मीन वेलोसिटी, वो आपके पास बनेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, सबकी वेलोसिटीज को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो हम ऐसा करते हैं, यूं कर देते हैं जी, Vx स्क्वायर इसको भी लिख दिया, ये भी Vx का स्क्वायर लिख दिया, ये भी आपके पास Vx का स्क्वायर लिख दिया। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है, और इसको लिख दिया V का स्क्वायर। एप्पल प्लस एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 3 एप्पल, सो 3 एप्पल Vx का स्क्वायर, ये हो गया, और इधर बेटा आपके पास आ गया V का स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें 3 को इधर डिवाइड कर दें और इधर Vx के स्क्वायर वाली वैल्यू रहने दें। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू V का स्क्वायर। ओके, तो ये जो Vx का स्क्वायर है फिर वो बराबर होगा हमारे पास 1/3 ऑफ V स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के आपने इसमें पुट कर देनी है। सो Fx इज इक्वल टू mn डिवाइडेड बाय L, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू V स्क्वायर। ठीक है बेटा,
ओके, तो ये आपके पास एक रिलेशन बन के आ गया। ठीक है बेटा जी, इसको हम यहाँ पे ऐसे रोक लेते हैं। अब याद रखिएगा, क्योंकि पार्टिकल की रैंडम मोशन है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, तमाम डायरेक्शन में एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसलिए फोर्स भी जो अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, अलोंग द वाई एक्सिस होगी, अलोंग द जेड एक्सिस होगी, वो भी बराबर होगी। तो हम उसको सिंपली एफ का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे जो एफ एक्स है ना, उसको हम यहाँ पे हटा देंगे और सिर्फ एफ लिख देंगे। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू एम एन बाय एल इंटू 1/3 इंटू ये आपके पास बी स्क्वायर आ गई है। समझ गए मेरे बच्चों? तो ये आपके पास जो है वो एक रिलेशन आ गया, जनरल रिलेशन, जो कि है फोर्स के लिए। अब हमने क्या करना है, हमने बेटा मालूम करना है ये जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा कि इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे जी, एरिया से डिवाइड करेंगे। इधर भी एरिया से डिवाइड कर लो, और एम एन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, इंटू 1/3 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बेटा, प्रेशर पी। समझ गए? अच्छा, अब ये देखिए, ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, एम एन। अब जो वॉल्यूम है ना बेटा, वॉल्यूम भी वी से है, वेलोसिटी भी वी से है, तो वॉल्यूम के लिए ना मैं थोड़ा सा इसको ऐसे टर्न कर देता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि ये वॉल्यूम है। यही बात आपको मैं बता रहा था, तो दोनों में वी इस्तेमाल होता है, तो हल्का से इसको यहाँ से टर्न कर दे, ताकि आपको फर्क पता लगे कि ये जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, और 1/3 को चाहे तो शुरू में लिख दें ऐसे 1/3। ठीक है, एम वी एन, और साथ में यहां पे आएगा बेटा आपके पास फिर v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक फाइनल रिलेशन बेटा बन के आ जाता है प्रेशर के लिए। ठीक है, दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 एम एन बाय वी इंटू वी स्क्वायर। ये आ गया बेटा हमारे पास प्रेशर का रिलेशन। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमने 2-3 स्टेप आगे भी करने हैं। ठीक है, इस प्रेशर वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है। इसके अलावा इस प्रेशर वाली इक्वेशन को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद हम इसको रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी डेरिवेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हमने इससे ड्राइव किए हुए फार्मूले को लिखना है जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और इसी की इंटरप्रिटेशन करनी है टेम्परेचर के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाइए, जो कि है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है मेरे बच्चों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखिए, एक जो पार्टिकल है ना, उसके अंदर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब मोशन आपकी बस जो है वो अलोंग द लाइन भी हो सकती है, और वो ऐसे फिक्स पॉइंट के ऊपर भी कोई बॉडी घूम सकती है। ठीक है ना, इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये जो अलोंग द लाइन मोशन है, इसकी वजह से जो एनर्जी होती है इसको ट्रांसलेशनल कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल जो इस तरह से मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना क्या है जी, प्रेशर को लिखना है जी इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। देखिए, ये आपके पास फाइनल रिलेशन जो हमने ड्राइव किया था, तो यहाँ पे लिखो P इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखो जी N M बाय वॉल्यूम और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, अब जरा सोचो कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर कैसे लाया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। इसके अंदर हाफ है नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, राइट, हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पे m के साथ v होना चाहिए। ठीक है, ये v स्क्वायर और साथ में m है, m को उठा के यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो करते हैं जी, p इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे 3 इसी तरह से रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, n को मैं यहीं पे रखता हूँ। ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय जो v है उसको भी यहीं पे रखता हूँ, और यहाँ पे क्या ले आता हूँ, जो 2 मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे अंदर हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये m यहाँ पड़ा था ना, उठा के अंदर रख लो, इसको यहाँ रख लो, और ये आपके पास v स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, आपके पास हाफ m v स्क्वायर बन गया, जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपके पास ये बन जाएगा रिलेशन P इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये n बाय v को ना बेटा हम n0 लिखते हैं। ठीक है ना, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टोटल है। ठीक है, नीचे है इसका वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को हम n0 से डिनोट करते हैं। ओके,
और इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये रिलेशन बेटा आपके पास बन के आ गया, P इज इक्वल टू 2/3 टाइम एन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मेन काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या लीजिए उसको। अब मेरे बच्चों देखो यहाँ पे 2/3 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, एन नॉट भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे लिखते हैं जी हम P इज इक्वल टू कांस्टेंट और उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब इक्वल और कांस्टेंट जब खत्म किया जाता है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जो उसने कहा था कि आपने एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के दरमियान में एक रिलेशन निकालना है, तो बेटा ये इनके दरमियान रिलेशन है। ठीक है, और ये बता रहा है कि इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, अगर एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, तो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स की कम होगी तो फिर जो है वो उसके जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर भी क्या होगा बेटा हमारे पास, कम होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर सेकंड रिलेशन है जी प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, दोबारा से लिखिए इसको। P इज इक्वल्स टू आ जाता है बेटा हमारे पास 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द क्यूब। उसके बाद ये आ गई मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो है ना ये आपके पास n इंटू एम, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m है मास। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल के मास से, तो टोटल मास आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू एन एम। ठीक है, और टोटल जो वॉल्यूम है वो मेरे बच्चों आपके पास है v। ठीक है, दोनों को कर ले डिवाइड, सही है। तो आप जानते हैं मेरे बच्चों के डेंसिटी जो रो होती है, ठीक है, वो बराबर होती है मास पर यूनिट वाली, ऊपर मास होता है नीचे आपके पास वॉल्यूम होता है। ऐसा ही है, मैंने आपको तरीका भी बताया था कि अगर भूल जाए तो बेटा याद रखना। कैसे याद रखेंगे आप इसको, डी से बनता है दिल, ये दिल लगा तीर, दो टुकड़े हुआ। अब टुकड़े होने से क्या हुआ, टुकड़े होने से ये हो गया कि ऊपर वाला अलग हो गया m, फिर बाय डिवाइडेड बाय v, डी से डेंसिटी रो, m ऊपर आ गया मास, ये बाय और ये वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लो। ओके, सो आपके पास बन जाएगा ये प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डेंसिटी है वो आपके पास बराबर है एन एम, टोटल मास आ गया, यानी एक पार्टिकल का मास m है और n पार्टिकल मल्टीप्लाई करो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम उसका। ठीक है, डेंसिटी बन गया। सो डेंसिटी यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर v का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि फाइनल जो आपके पास रिलेशन आया वो ये आ गया। अब ये P जो है वो बराबर आ गया 1/3 टाइम डेंसिटी इनटू स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आ गया रिलेशन जो कि हमें कहा जा रहा था प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखो, तो ये है प्रेशर डेंसिटी की सूरत। समझ गए मेरे बच्चों? अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब हमने टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन करनी है इसी फॉर्मूले की हेल्प से। कोई बात नहीं, लिखते हैं जी इस फॉर्मूले को, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम रेज कर देते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 nm over v into मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, अच्छा बेटा ये जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, इस वॉल्यूम को इधर ले आओ। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 बन जाएगा, साथ में n आ गया ये वाला और m ये वाला आ गया। ठीक है, और साथ में क्या था आपके पास v स्क्वायर, बल्कि हम क्या करते हैं जी, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ v वॉल्यूम वेलोसिटी। ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे हमने यहां पर किया था ना ये स्टेप, ये वाला, पहले इसको उस शक्ल में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पी वी इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 से डिवाइड भी कर लो। ठीक है, ये जो आपके पास n था इसको बाहर ही रखो। ठीक है, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने के बाद फिर साथ में ये m है वो अंदर रख दिया हमने, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ लिख दी है। ठीक है, ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। सो P into V is equals to 2/3 n into average
काइनेटिक एनर्जी। यूं लिख दिया जिस तरह हमने पहले ड्राइव किया था, ऊपर वाला ये उसी तरह का ड्राइव किया था ना, ये पड़ी हुई है, ठीक है। ओके जी, अब फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो v था ना उसको हमने n बाय वी को n नॉट नहीं लिखा बल्कि इसको इधर ले आया, ठीक है बेटा। तो पी वी इज 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, इसको यहीं पे रोक लो, ठीक है। क्या नाम दूं इसको, चलो 4 नाम दे देते हैं, सही है। अच्छा, अब आपने जो जनरल गैस इक्वेशन है ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, इसको लिखना है। जनरल गैस इक्वेशन बेटा होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन आर और ये टी, ठीक है। यहां पर जो एन है ना बेटा वो नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल का मोल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो कंप्लीट बना चुका हूं। अगर किसी बच्चे को इसका कंसेप्ट नहीं आता ना मोल का क्या होता है, तो बेटा एक बार जाके आप वीडियो देख लें, इंशाल्लाह कभी जिंदगी में आपको मोल का कंसेप्ट नहीं भूलेगा, ठीक है। इसलिए अब यहां पर मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करता, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करूँ, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज उसको जाके सीख लीजिए, सर्च कीजिए मोल बाय आतिफ अहमद, तो आपको मिल जाएगी। एन आगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपको कैसे मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको मोल मिल जाते हैं। मोल ऐसे ही है जैसे दर्जन होती है ना रियल लाइफ के अंदर। अगर 36 केले पड़े हैं, मैं पूछूं दर्जन कितनी है, तो जो दर्जन की एक नंबर है ना 12, आप 36 को उससे डिवाइड कर देते हैं, जवाब 3 आता है, 3 दर्जन है। इसी तरह से टोटल जो आपके पास पार्टिकल है वो ये है। और साइंसदानों की जो दर्जन है ना वो एवोगाड्रो नंबर जो कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ। अब मेरे बच्चों ये n बाय एन नॉट आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जी। p इंटू वी इज इक्वल टू आ गया आपके पास n बाय एन नॉट। एन नॉट को मैं ना r के नीचे लिख देता हूँ, सॉरी एन ए साथ में t। अब ये वाला जो है ना ये इसको हम एक कांस्टेंट कह देते हैं k। ये जो r है और जो एवोगाड्रो नंबर है ये दोनों कांस्टेंट, ये भी फिक्स होता है, जनरल गैस कांस्टेंट है, ये भी फिक्स होता है। दोनों कांस्टेंट है, डिवाइड हो रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट मिलेगा, उसको हम k से डिनोट कर देते हैं। pv इज इक्वल टू n k t। ये आ गया आपके पास पांचवी इक्वेशन, ठीक है। ये चौथी वाली है और वो पांचवी वाली, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। चौथी पांचवी को कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। तो देखिए ये पी वी इज इक्वल टू इसके बराबर है, ये पी वी इज इक्वल टू इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर एन के टी इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2/3n 2/3n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो n यहां से कट गया इधर ही, सही है। k उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2/3, नीचे k आ गया साथ उसके, ठीक है। ये कट गया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर इज इक्वल टू 2/3k इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो आप यूं लिख सकते हैं जी T इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट और इक्वल खत्म करेंगे तो वापस प्रोपोर्शनैलिटी मिल जाएगा, T इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज करती है, ठीक है, तो बेटा आपको टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर के साथ इसका जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस कर लिया। एक लंबी जो डेरिवेशन थी, ठीक है, बहुत आसान तरीके से डिस्कस किया हमने। इसके अलावा बेटा अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस का मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका सोल्यूशन प्रॉपर लिख के भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये तो क्वेश्चन मैंने समझाया था। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें आपके पास जो एक पार्टिकल है वो जाके कंटेनर की वॉल से टकराता है, तो टकराने से पहले उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद भी उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी जिस स्पीड के साथ वो जाके टकराता है उसी स्पीड के साथ वापस आता है। ये मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। इसके बारे में आपने पूरी डिटेल लिखनी है। वाई प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ऑल द फेसेस, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी। मैंने आपको बताया था ना जब हमने डेरिवेशन की थी कि मैंने कहा कि पी जो एक्स है उसको सिंपली हम पी कर देंगे, क्यों? क्योंकि प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस, प्रेशर अलोंग द वाई एक्सिस, प्रेशर अलोंग द जेड एक्सिस, तमाम डायरेक्शन के अंदर प्रेशर सेम होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना पास्कल लॉ, एक लिक्विड था उसको हमने एक कंटेनर में बंद रखा था, ठीक है, उसमें डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हमने होल बना दी, जब हमने इसको प्रेस किया
तमाम डायरेक्शन में से लिक्विड जो है वो एक जैसा बाहर निकला, जो कि शो करता था कि हमारे पास जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शन में इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस प्रेशर सेम था, इस वजह से हमने उसको एक नाम दे दिया पी का। तो पी एक्स को पी से हमने रिप्लेस कर दिया था। तो ये आपने इसको भी प्रॉपर तरीके से मुझे आंसर देने, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। वाई डू वी कंसीडर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कंसीडर करते हैं जी हम, उसकी क्या वजह है? तो बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कंसीडर करने की वजह भी मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही बताई थी। देखिए हर एक जो पार्टिकल है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, कुछ अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, कुछ अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। अगर आप उनकी एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक की वेलोसिटी मुख्तलिफ होती है, तो आप एवरेज ही निकालोगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आप जब एवरेज लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज एड अप होकर जीरो हो जाती है, तो आपको वेलोसिटी मिलती नहीं, मतलब पार्टिकल रेस्ट में, जबकि रेस्ट पे नहीं होते। फिर आप क्या करते हो, इनका स्क्वायर लेते हो, फिर आप उनका मीन लेते हो, उसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। उससे ये होता है कि जो इस सेक्शन वाली वैल्यूज हैं वेलोसिटी वो भी पॉजिटिव रहती हैं, और जो इधर वाले नेगेटिव थी स्क्वायर लेने के बाद वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों पॉजिटिव होगी, अब उसका आप मीन ले सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है हम कैलकुलेट करते हैं। उसकी वजह क्योंकि रैंडम मोशन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन, अगर एवरेज डायरेक्ट लेंगे तो एवरेज आपको जीरो मिल जाएगी। ठीक है, ये वजह है। तो आपने इसका भी प्रॉपर आंसर मुझे बताना है, लिख के कमेंट सेक्शन में। स्टेट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। हाँ, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान एक रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे ड्राइव किया भी है, देख सकते हैं ये प्रेशर है और ये काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन है, आप ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा हाउ टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, टेम्परेचर किस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से रिलेट है। ठीक है, टेम्परेचर इज, हाँ ये वाला, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये जो डेरिवेशन किया हमने। अब डेरिवेशन का नाम नहीं सीधा सीधा पूछा जाएगा, ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आप घूम जाते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा वाई इज वी एक्स स्क्वायर, यानी ये जो हमारे पास स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, ये भी डेरिवेशन में हमने एक दूसरे के इक्वल की थी। ठीक है, और फिर उसकी वो वजह पूछ रहे कि ऐसा क्यों है, तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि बेटा रैंडम मोशन है, अलोंग द एक्स एक्सिस जैसी मोशन होगी, अलोंग द वाई एक्सिस भी वैसी है, अलोंग द जेड एक्सिस भी वैसी है, इसलिए इनकी जो एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे सेम है, इस वजह से हम इनको इक्वल लेते हैं। वाई इज, ये हो गया डराइव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कौन सी थी, प्रेशर एंड वेलोसिटी, डेंसिटी होगा, बाय मिस्टेक मैंने वेलोसिटी लिख दिया। ये आपका प्रेशर है और ये आपकी जो है वो डेंसिटी आ गई। वैसे प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान बन जाता है ये रिलेशन, ठीक है, लेकिन ये डेंसिटी वाला था, बाय मिस्टेक शायद मैंने जल्दी में इसको वेलोसिटी लिख दिया। तो प्रेशर और डेंसिटी वाला रिलेशन जो है वो आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो आपके साथ मैंने शेयर किए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द गैस को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब ये आपने मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज।